हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है एब्रिप्टो प्लेसेंटा। इससे पहले हमने बात की थी प्लेसेंटा प्रीविया की। तो प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रिप्टो प्लेसेंटा दोनों एंटीपार्टम हीमोरेज के पार्ट हैं, मतलब दोनों कोज हैं। किस एंटीपार्टम हीमोरेज एब्रिप्टो प्लेसेंटा की वजह से भी होता है और प्लेसेंटा प्रीविया की भी वजह से होता है, लेकिन एब्रिप्टो प्लेसेंटा सबसे मेन कॉज है एंटीपार्टम हीमोरेज का। ये ध्यान देना, अगर क्वेश्चन बनता है तो ये आपको सही करके आना है। सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है। क्वेश्चंस में कीवर्ड्स हमें ढूंढने होते हैं। पूरी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें उन कीवर्ड्स का पता नहीं होता कि क्वेश्चन आता किस तरह से। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस चीज को देखेंगे। देखो, अ हाइपरटेंसिव वुमन at 34 week comes with complaint of continuous pain, abdomen bleeding per vaginum, and loss of fetal movement for past 1 hour. On examination on the uterus correspond to the period of gestation. मतलब जितना गेस्टेशन पीरियड है उतना ही बड़ा यूट्रस है, ये शो हो रहा है। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आर प्रेजेंट, कॉन्ट्रेक्शन तो है, एंड देयर इज इंक्रीज यूट्राइन टोन। FHS is absent. What is the most likely diagnosed? अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है। सबसे पहले तो हाइपरटेंसिव वुमन, अगर पेशेंट हाइपरटेंशन की कंडीशन में है तो उसमें एब्रिप्सो प्लेसेंटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लीडिंग परवेजाइनम, ब्लीडिंग दोनों में हो सकती है, प्लेसेंटा प्रीविया में भी बट और एब्रिप्सो प्लेसेंटा में भी। कंटिन्यूस पेन, ये एब्रिप्सो प्लेसेंटा का है, क्योंकि हमने पढ़ा था प्लेसेंटा प्रीविया में कि जो ब्लीडिंग होती है वो पेनलेस होती है, कॉजलेस होती है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लीडिंग है, जो पेन है, वो पेन हो रहा है, मतलब पेनलेस ब्लीडिंग है। लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट, प्लेसेंटा प्रीविया में ऐसा नहीं होता है, एब्रिप्सो प्लेसेंटा का फीचर है, अभी देखेंगे हम किस तरह से। इंक्रीज यूट्राइन टोन, उसमें यूट्राइन टोन नॉर्मल होती है, इसमें एब्रिप्सो प्लेसेंटा में यूट्राइन टोन बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वहां पे यहाँ पे क्या है, जो ब्लीडिंग होती है तो वो क्या करती है, यूट्राइन टोन को बढ़ाती है, भी बात कर रहे हैं हम। और FHS इज एबसेंट, FHS के भी एबसेंट होने के चांसेस रहते हैं एब्रिप्सो प्लेसेंटा में। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोस्ट, तो ये तो हमें पता है कि डायग्नोस्ट क्या है, एब्रिप्सो प्लेसेंटा। अब ये किस तरह से है, इसको हम डिस्कस करना है। और मेन जो इस क्वेश्चन का मकसद है वो ये है कि आपको कीवर्ड पता होने चाहिए कि अगर पेन एब्डोमन है, ठीक है, लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट है, 34 वीक है मतलब एंटीपार्टम टाइम है, इंक्रीज यूट्राइन टोन है, FHS एबसेंट है, ये सब हमें क्या बता रहे हैं, एंटीपार्टम हीमोरेज। और एंटीपार्टम हीमोरेज में कौन सा टाइप, एब्रिप्सो प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम एब्रिप्सो प्लेसेंटा। एब्रिप्सो प्लेसेंटा का दूसरा नाम है एक्सीडेंटल हीमोरेज और प्लेसेंटल सेपरेशन। इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेसेंटल सेपरेशन की कंडीशन है तो हमें उन्होंने पहले ही बता दिया कि एब्रिप्सो प्लेसेंटा है, उसमें हमें डायग्नोस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो एब्रिप्सो प्लेसेंटा है ये APH का मेन कोज है। मेनली दो कोज हैं, एक है प्लेसेंटा प्रीविया जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, और सेकंड है ब्रिप्सो प्लेसेंटा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है ब्रिप्सो प्लेसेंटा की, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा बिफोर टर्म, मतलब प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी में जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है तब क्या होती है, डिलीवरी होती है किसकी, प्लेसेंटा की। सेपरेट कब होता है प्लेसेंटा, थर्ड ट्राइमेस्टर में, बट अगर उससे पहले ही हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एब्रिप्सो प्लेसेंटा। ठीक है, इसमें जो सबसे मेन चीज ये है कि प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल जगह पे होता है। जैसे हमने
प्लेसेंटा प्रीविया में देखा था वहां पे क्या था कि प्लेसेंटा अपनी जगह पे नहीं था, ठीक है, लेकिन यहां पे प्लेसेंटा अपनी जगह पे है और उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है। जैसे अब ये ये यूट्रस है, तो प्लेसेंटा प्रीविया में यहां पे क्या है, प्लेसेंटा होता है, ठीक है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे। यहां पे प्लेसेंटा नॉर्मली अपनी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होता है एब्रिप्सो प्लेसेंटा में, मतलब उसकी पोजीशन सही है, बट क्या होता है वो सेपरेट हो जाता है बिफोर द टाइम। एक्चुअल उसका टाइम क्या है, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट ईटियोलॉजी की बात करते हैं हम एब्रिप्सो प्लेसेंटा में। हमने प्लेसेंटा प्रीविया में ईटियोलॉजी देखी थी, वहां भी ईटियोलॉजी अननोन थी, यहां पे भी ईटियोलॉजी अननोन है, ठीक है। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर है यहाँ पे इंक्रीजिंग मैटरनल एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे चांसेस बढ़ते जाते हैं कि एब्रिप्सो प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो। इंक्रीज पेरिटी, जैसे जितनी ज्यादा पेरिटी है उतने चांस होते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया या एब्रिप्सो प्लेसेंटा की कंडीशन हो। मैटरनल स्मोकिंग ये दोनों का कोज बन सकती है। प्रायर हिस्ट्री ऑफ एब्जॉर्प्शन, इन दोनों की वजह से प्लेसेंटा प्रीविया या एब्रिप्सो प्लेसेंटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन तीन कॉज की, कॉज मतलब रिस्क फैक्टर। यहां पे पीआईएच, अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो उसमें एब्रिप्सो प्लेसेंटा के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। ट्रोमा की कंडीशन है या इन्फेक्शन की कंडीशन है, ये कोज करते हैं किसका, एब्रिप्सो प्लेसेंटा का, और ये इसके क्लासिकल साइन है, क्लासिकल कॉज है, क्लासिकल रिस्क फैक्टर है। ये जो हमने येलो कलर में लिख रखे हैं रिस्क फैक्टर, ये दोनों के कॉमन है, प्लेसेंटा प्रीविया में भी ये है और एब्रिप्सो प्लेसेंटा में भी ये है। बट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ट्रोमा एंड इन्फेक्शन, ये अगर कीवर्ड आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेज क्या है एब्रिप्टो प्लेसेंटा होने की, तो ये ध्यान देने वाली बात है, इसलिए मैंने इनको अलग कलर से लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट एब्रिप्सो प्लेसेंटा के टाइप। एब्रिप्सो प्लेसेंटा तीन टाइप के होते हैं। एक ये है जिसमें क्या हो रहा है, ब्लीडिंग बाहर की तरफ आ रही है, यहां से ब्लीडिंग हो रही है, यहां से प्लेसेंटा सेपरेट हुआ और ये ब्लीडिंग बाहर की तरफ आ रही है, इसको हम बोलते हैं रिवेल्ट। जब ब्लीडिंग हमें देखने को मिल रही है उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवेल्ट। नेक्स्ट है पार्शियल एब्रप्शन विद कंसील्ड ब्लीडिंग, मतलब यहां पे क्या है, कंसील्ड भी है, ब्लीडिंग अंदर भी है और कुछ कुछ हद तक बाहर भी आ रही है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड, मिक्स्ड एब्रिप्सो प्लेसेंटा। और तीसरा टाइप है, ये है कि जब ब्लीडिंग सिर्फ अंदर की तरफ होती है, इसको हम बोलते हैं कंसील्ड, कंसील्ड ब्लीडिंग और कंसील्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। तो क्या होता है देखो, ये यूट्रस है, ठीक है, यहां पे आपका प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा सेपरेट किस किस तरह से हो सकता है, प्लेसेंटा सेपरेट होता है अगर ये एज से सेपरेट, एज से सेपरेट हो रहा है, अगर ये इसकी एज से सेपरेट हो रहा है तो क्या होगा, यहां से ब्लीडिंग बाहर निकल जाएगी, दोबारा बात करते हैं, दोबारा डायग्राम बनाता हूं। ये यूट्रस है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है। अगर ये अपनी साइड से हट रहा है यहां से, जैसे प्लेसेंटा हटा तो ये क्या होगा, ब्लीडिंग यहां से निकल जाएगी, तो ये किस टाइप का होगा, रिवेल टाइप का। और अगर प्लेसेंटा के मार्जिन हट गए तो रिवेल टाइप की ब्लीडिंग होगी, और अगर प्लेसेंटा बीच में से हटी है और साइडों में से इंटेक्ट है तो उस कंडीशन में जो ब्लीडिंग होगी वो कंसील्ड ब्लीडिंग होगी। और अगर साइड में से हट गया और थोड़ा बहुत
बीच में से हटा है तो वो क्या होगी, मिक्स टाइप की ब्लीडिंग होगी, क्योंकि इधर से तो एज पूरे है और इधर से एज हट गया है, तो यहां से ब्लीडिंग निकलेगी और कंसील्ड भी होगी। इस तरह की कंडीशन में ये कंसील्ड ब्लीडिंग है पूरी, और यहां से हल्की हल्की ब्लीडिंग निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहां से इंटेक्ट है और यहां से बहुत कम मात्रा में वो सेपरेट हुई है, तो हल्की हल्की ब्लीडिंग यहां से निकलेगी। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स टाइप ऑफ एब्रिप्शो प्लेसेंटा। देखो टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले रिवेल्ड या विजिबल ब्लीडिंग, ब्राइट रेड इन कलर। यहां पे कलर कौन सा होता है? ब्राइट रेड। ठीक है, ब्राइट रेड क्यों होगा? क्योंकि यहां पे ब्लीडिंग जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट हुई उसी तरह से ब्लीडिंग निकल रही है। देखो एक चीज ध्यान देने की बात है एब्रिप्शो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया में, कि प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा है वो अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं थी। एब्रिप्शो प्लेसेंटा पे प्लेसेंटा अपनी प्रॉपर जगह पे है, बट वो टाइम से पहले क्या हो रही है? हट रही है, उस जगह से सेपरेट हो रही है। तो अगर रिवेल्ड ब्लीडिंग है, अगर एक कोने से वो हटती है, डायरेक्ट ब्लीडिंग निकल के आ रही है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे रिवेल्ड। और वहां पे क्या होगा? जो ब्लीडिंग होगी वो विजिबल होगी। किस तरह की होगी ब्लीडिंग? ब्राइट रेड कलर की। ठीक है, नेक्स्ट है कंसील्ड टाइप। कंसील्ड टाइप को हम डेंजरस टाइप बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लीडिंग अंदर के अंदर ही है, हमें पता ही नहीं चलता कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि पेशेंट के वो अंदर है, जब तक बाहर नहीं आएगी तो उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, तब तक टाइम लग जाता है, नुकसान हो चुका होता है फीटस का और मदर का। इसलिए ये डेंजरस टाइप है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लीडिंग कलेक्ट इन मायोमेट्रियम, जो मायोमेट्रियम होता है वहां पे ब्लीडिंग बढ़ती जाती है। इसकी वजह से क्या होगा? फीटल डिस्ट्रेस भी बढ़ेगा। ठीक है, और मायोमेट्रियम में जो ब्लीडिंग बढ़ती जाती है उसकी वजह से कोविलेयर यूट्रस बन जाता है, उसको हम यूट्रोप्लेसेंटल अपोप्लेक्सी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा और फीटस के बीच में, यूट्रस और फीटस के बीच में क्या हो रहा है? ब्लड बढ़ता जा रहा है, वो फीटस डिस्ट्रेस का कारण कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इस कंडीशन में मेनली डीआईसी कॉमन होता है। डीआईसी क्या होता है? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। क्यों? क्योंकि वहां पे कोगुलेशन होता है, और वो कोगुलेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि वहां कोगुलोपैथी हो जाती है। मतलब इस कंडीशन में आपके क्लोटिंग फैक्टर तक बिल्कुल खत्म हो जाते हैं बॉडी के, और ब्लीडिंग बढ़ती जाती है, और जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों 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 मुश्किल हो जाता है? क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्स्ड, मतलब ब्लीडिंग हो भी रही है और अंदर भी है। इसको हम मोस्ट कॉमन टाइप बोलते हैं। ज्यादातर कंडीशन में हमें क्लिनिकली ये देखने को मिलता है, और इसके सिम्टम भी मिक्स होते हैं। रेड कलर की ब्लीडिंग होती है। ठीक है, देखते हैं हम प्लेसेंटा एब्जॉर्प्शन। अब इसमें ग्रेड दी हुई है, यहां पे 4 ग्रेड होती है। ग्रेड होती है उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेड 0। फर्स्ट टाइप है ग्रेड 0, ये ध्यान रखना, फर्स्ट है 0। असिम्प्टोमेटिक होता है, रिट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस होता है। रिट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस मतलब इसका डायग्नोस करना ही मुश्किल है। पता ही कब चलता है? जब पेशेंट की प्लेसेंटा सेपरेट होती है डिलीवरी के बाद में, और वहां पे क्या करता है? डेसिडुआ पे हमें चकते चकते से दिखते हैं। किसके? क्लोटिंग के। क्योंकि बिल्कुल इतनी कम मात्रा में वहां पे कंसील टाइप की ब्लीडिंग हुई है कि उससे न प्लेसेंट फीटस को कुछ इफेक्ट आया, न मदर को कुछ इफेक्ट आया। लेकिन हम इसको चेक इसलिए करते हैं, प्लेसेंटा बाद में इसलिए देखते हैं कि अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी की कंडीशन में चांस बढ़ जाते हैं इस फीमेल में अब्रप्शन होने के। ठीक है, यहां कोई साइन सिम्टम देखने को नहीं मिलता, फीटस प्लेसेंटा इजीली डिलीवर हो जाती है। बाद में जब प्लेसेंटा डिलीवर होता है और जब हम उसे देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो प्लेसेंटा अब्रप्शन का केस था। सेकंड है ग्रेड 1, यहां पे भी कोई खास साइन सिम्टम नहीं आते मदर में और फीटस में। माइल्ड सिम्टम होते हैं, मिनिमल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। ठीक है,
नो साइन ऑफ मेटरनल डिस्ट्रेस, मेटरनल एचआर बीपी सब कुछ नॉर्मल है, और फीटल डिस्ट्रेस के भी कोई साइन नहीं है। यहाँ पे वेजाइनल ब्लीडिंग भी बिल्कुल कम है, यहाँ वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत, यहाँ वेजाइनल ब्लीडिंग है ही नहीं, यहाँ बहुत कम है। नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड टाइप है ग्रेड सेकेंड, जो सबसे ज्यादा हमें क्लिनिकली देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, मेटरनल शॉक की कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन पहुंच गई है, वेजाइनल ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। मॉडरेट सिम्टम आते हैं क्योंकि ये मॉडरेट कंडीशन है, तो मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, यूट्राइन टेंडरनेस होती है। यूट्राइन टेंडरनेस क्यों होगी, क्योंकि यहां पे कंडीशन है कि ये यूट्रस है, अगर मायोमेट्रियम में ब्लड बढ़ता जाएगा कंसील्ड या मिक्स टाइप की मिक्स टाइप में, तो क्या होगा, टेंडरनेस बढ़ती जाएगी यूट्रस के अंदर, और यूट्रस एज भी, गेस्टेशनल एज भी हमें नॉर्मल एज से ज्यादा महसूस होगी जब हम यूट्रस को फील करेंगे। तो मेटरनल शॉक की कंडीशन नहीं होती, लेकिन फीटल डिस्ट्रेस होता है, फीटल हार्टबीट यहां पे प्रेजेंट होती है, और यूट्राइन एक्टिविटी के भी बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस होती है, यूट्राइन एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ गई है यूट्रस की, वहां इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। नेक्स्ट ग्रेड 3, इसमें मेटरनल शॉक भी होगा और फीटल डिस्ट्रेस भी होगी। फीटल डिस्ट्रेस क्या, फीटल डेड हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में फीटस तो डेड है, हो चुका है, अब हमारा जो काम है वो क्या है, मदर को बचाना, शॉक की कंडीशन बढ़ गई है, ठीक है। यहां दो सब टाइप है, एक में कोगुलोपैथी होने के चांसेस नहीं होते, और दूसरा कोगुलोपैथी होती है। कोगुलोपैथी अगर होगी तो किस तरह की कंडीशन होगी, डीआईसी, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है, ये क्यों बनती है कि यूट्राइन मायोमेट्रियम में ब्लड कलेक्ट होता जा रहा है, और ब्लड कलेक्ट हो रहा है, वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, तो कोगुलेशन फैक्टर निकलेंगे, कोगुलेशन फैक्टर निकलेंगे, वो सारे के सारे कोगुलेशन फैक्टर वहीं पे खत्म हो जाएंगे, तो कोगुलोपैथी हो जाएगी। अब जो नई ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना बहुत मुश्किल है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिलीवरी तो करानी है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एडमिनिस्टर करेंगे मदर को, क्योंकि हमें मां को बचाना है, बच्चा तो बचा ही नहीं है। तो सबसे पहले करेक्टिव ट्रीटमेंट देंगे, एफएफपी चढ़ाएंगे पेशेंट को, और फिर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ही क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले ही ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है, तो कोशिश करेंगे कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो जाए, ताकि कम से कम ब्लड लॉस हो अब, ठीक है। नेक्स्ट डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस क्या होगा इसमें, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड सबसे पहले ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे। अब ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कंडीशन एब्रिप्शो प्लेसेंटा की है या प्लेसेंटा प्रीविया की है, तो परवेजाइनम एग्जामिनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कब तक, जब तक कि आपको कंफर्म नहीं हो जाए कि ये एब्रिप्शो प्लेसेंटा है। क्योंकि अगर कंडीशन प्लेसेंटा प्रीविया की होगी तो आप बहुत ज्यादा नुकसान कर चुके होंगे, रप्चर हो जाएगी प्लेसेंटा और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इस कंडीशन में फिर मदर फीटस दोनों को बचाना मुश्किल है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की कंडीशन हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम कंफर्मेटिव डायग्नोसिस करते हैं, ब्रिप्शो प्लेसेंटा है तो परवेजाइनम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तब तक इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करते जब तक कि हमें कंफर्म नहीं हो जाता कि ब्रिप्शो प्लेसेंटा है। ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन बनता है बार बार, ठीक है। एमआरआई वगैरह करके भी अगर हमें सोनोग्राफी से कंफर्म नहीं हो पा रहा तो एमआरआई वगैरह करके भी हम इस चीज को आगे फर्दर डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब एब्रिप्शो प्लेसेंटा के नेक्स्ट कीवर्ड्स की बात है। ये देखो कीवर्ड्स क्या हैं, जो इसके साइन सिम्टम है, ये इसके पर्टिकुलर साइन सिम्टम है। हमें पता लगा कि एंटीपार्टम हीमरेज है, अब हमें डायग्नोस करना है क्वेश्चन से ही, तो वो कीवर्ड से हमें डायग्नोस करेंगे। यहां पे एब्रिप्शो प्लेसेंटा की कंडीशन में पेनफुल ब्लीडिंग है। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन जो थी उसमें किस तरह की ब्लीडिंग थी, पेनलेस। फर्म यूट्रस है, फर्म क्यों है, क्योंकि वहां पे ब्लीडिंग हो चुकी है इंटरनल साइड में। देखो अगर रिवेल टाइप की ब्लीडिंग है तो यूट्रस वहां पे भी सॉफ्ट होगा,
बट हम इसमें ये साइन सिम्टम इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, मिक्स टाइप, और उसमें फर्म यूट्रस देखने को मिलता है और ये इंडिकेट करता है कि एब्रिप्शो प्लेसेंटा है। ठीक है, अगर फर्म यूट्रस है तो एब्रिप्शो प्लेसेंटा होने के चांसेस हैं, बट अगर सॉफ्ट यूट्रस है तो प्लेसेंटा प्रीविया ही है, ये ध्यान देना है। यहां पे था सॉफ्ट यूट्रस, कोई टेंडरनेस नहीं थी। ठीक है, डार्क रेड वेजाइनल ब्लीडिंग, और यहां जो वेजाइनल ब्लीडिंग थी वो कौन सी थी, प्लेसेंटा प्रीविया में ब्राइट रेड। रिवेल टाइप में, रिवेल्ड एब्रिप्शो प्लेसेंटा में भी ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, हमें अगर रेशनल पता है कि यहाँ ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग क्यों हो रही है तो ना तो हमें याद करने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं, आप समझ के काम कर सकते हो इस चीज को। ब्राइट रेड कलर इसलिए है क्योंकि ब्लीडिंग थोड़े टाइम बाद आ रही है। अगर फ्रेश ब्लीडिंग होगी, सॉरी, अगर फ्रेश ब्लीडिंग है तो ब्राइट रेड कलर होगा, अगर टाइम के बाद आएगी एब्रिप्शो प्लेसेंटा की कंडीशन में तो डार्क रेड वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेसमेंट इन अपर सेगमेंट। जब हम अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी डायग्नोस कर रहे हैं तो अगर प्लेसमेंट अपर सेगमेंट में है, फंडस पे है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे है तो वो एब्रिप्शो प्लेसेंटा है, अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे है तो वो प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है, अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हमने किया तो एब्रिप्शो प्लेसेंटा में हमें क्या देखने को मिला, फीटल हाइट मोर देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन। मैंने आपको बताया क्यों, इंक्रीज यूट्राइन टोन बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि वहां पे प्रेशर बढ़ रखा है। ठीक है, फीटल हार्ट साउंड प्लस माइनस हो सकता है आपको सुनाई दे, हो सकता है आपको नहीं सुनाई दे। अगर कंसील्ड ब्लीडिंग ज्यादा है तो स्टेथोस्कोप में सुनने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो बीच में लेयर आ गई किसकी, ब्लड की, तो इसलिए फीटल हार्ट साउंड सुनना मुश्किल है। तो फीटल हार्ट साउंड प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, या दिखने में अगर परेशानी है तो एब्रिप्शो प्लेसेंटा का कारण है। ठीक है, एक एक कीवर्ड को समझना है। अब एब्रिप्शो प्लेसेंटा में मैनेजमेंट बहुत अलग है। देखो, प्लेसेंटा प्रीविया में हम क्या करते हैं, या किसी भी तरह की कंडीशन है, प्रेगनेंसी की कंडीशन है, तो हमारा मकसद है कि बेबी को हमें मेच्योर करना है। अगर इस तरह की कंडीशन बन सकती है तो उसके बाद उसकी डिलीवरी करवानी है। लेकिन एब्रिप्शो प्लेसेंटा में क्या है, क्योंकि वहां से सेपरेट होने लग गई है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा अगर सेपरेट होगी तो ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होनी है वापस से, ऐसे तो नहीं ग्लू है हम चिपका देंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हमें क्या करना है, किसी भी कंडीशन में डिलीवरी करवानी है। हमारा एक ही काम है कि हमें न वेट करना है, न वॉच करना है, कुछ नहीं करना, कोई एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट नहीं होता, यहां सिर्फ एक्टिव मैनेजमेंट होता है, क्योंकि ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो ब्लीडिंग होती है वो यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन, यूट्रस के साइज बढ़ने की वजह से बार बार ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन यहां पे जो ब्लीडिंग एक बार स्टार्ट हो गई वो कंटिन्यू होगी, उसको रोकना मुश्किल है। तो हमें क्या करना है, एक्टिव मैनेजमेंट करके जल्दी से जल्दी हमें डिलीवरी करवानी है। और टोकोलाइटिक नहीं देंगे, ये क्वेश्चन भी बनता है, टोकोलाइटिक का क्या काम है भाई, टोकोलाइटिक क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को कम करता है, यूट्रस को रिलैक्स करता है। हमें रिलैक्स नहीं करना, हमें तो बहुत जल्दी डिलीवरी करवानी है। अगर प्री मेच्योर बेबी होगा तो कोशिश करके हम उसे बचा सकते हैं, लेकिन अगर हमने छोड़ दिया, वेट एंड वॉच किया, तो फीटल और मेटरनल डिस्ट्रेस में चल जाएंगे, दोनों के डेथ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो हमें यहाँ पे एक्टिव फेज ही यूज में लेनी है। दो तरह की कंडीशन हो सकती है, 37 वीक से कम है और 37 वीक से ज्यादा है। 37 वीक से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, एक्यूट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे पहले, सेकंड ऑक्सीटोक्सिन देंगे। अब यहां पे क्या होता है, एक्यूट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्यों करोगे आप भाई, पहले ऑक्सीटोसिन क्यों नहीं देते। एक्यूट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इसलिए करते हैं क्योंकि ये ब्लीडिंग को कम करने में हमारी हेल्प करता है। वो कैसे करता है कि ये है आपका यूट्रस, आपका मतलब सॉरी पेशेंट का, तो यहां पे क्या हुआ, अब ये यूट्रस की कंडीशन है, यहां पे किस तरह की कंडीशन है, एब्रिप्शो प्लेसेंटा की कंडीशन है, ये यहां से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, अब हम यहां क्या करेंगे, रप्चर करेंगे। रप्चर करने से क्या होगा
कि ये यूट्रस है ये सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा उस वजह से क्या होगा, वहां पे ब्लीडिंग, वहां वो फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा और ब्लीडिंग के कम होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाएंगे, ब्लीडिंग कम हो जाएगी। इसलिए हमें ऑक्सीटोसिन नहीं देके पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एक्यूट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अगर फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन नहीं है तो हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करनी है, अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा में, प्लेसेंटल सेपरेशन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लड लॉस पहले ही बहुत हो चुका है, शोक की कंडीशन होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं अब्रप्शन प्लेसेंटा में। तो ब्लीडिंग को कम से कम करवाने के लिए हमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करनी पड़ेगी। सिजेरियन में तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, इतना बड़ा चीरा लगेगा तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे दूसरी कंडीशन है कि बेबी 37 वीक से कम है, तो हमें क्या करना है, अगर फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है, फीटल की हार्ट साउंड हमें सुनाई नहीं दे रही, बहुत ज्यादा हमें लग रहा है डिस्ट्रेस की कंडीशन है, तो हम वेट नहीं कर सकते उस कंडीशन में। माँ को बचाना है या बेबी को बचाना है, अगर माँ की जान खतरे में है तो हमें माँ को ही बचाना है। लेकिन अगर यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है तो हम सी सेक्शन करके फटाफट से बेबी को डिलीवर करेंगे, ठीक है। और अगर डिसेमिनेटेड, यहाँ पे एक चीज और देखने की जरूरत है, यहाँ पे अगर डीआईसी की कंडीशन बन गई तो सी सेक्शन करने से भी पहले हमें क्या करना होगा, एफएफपी ट्रांसफ्यूज करना है, क्योंकि डिसेमिनेटेड को इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी हो गए, सारे के सारे कोगुलेशन फैक्टर है वो खत्म हो चुके हैं, तो हमें एफएफपी करके कोगुलेशन फैक्टर देने हैं, नहीं तो मदर की डेथ हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें माँ को बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है तो हमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं, अगर एआरएम करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अगर फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन को हम सही कर सकते हैं, उस कंडीशन में अगर फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन बढ़ती जा रही है तो हम क्या करेंगे, नो फीटल डिस्ट्रेस है तो अब तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे, अगर फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है तो हमें सी सेक्शन करना है। और इस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट प्रिफरेबल जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, ये ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है, कभी भी इसमें वेट एंड वॉच नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है, एक्टिव फेज की कंडीशन है, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। टोकोलाइटिक यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, पेशेंट आया 34 वीक की गेस्टेशन है, अब उसको आप क्या करोगे, उसको हमने सबसे पहले ऑप्शन आया कि हमने उसको वार्ड में शिफ्ट किया, वेट एंड वॉच, उसके ब्लड रिपोर्ट वगैरह कराए, तो उस तरह की कंडीशन नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे, हमें पता नहीं है कंडीशन एब्रिप्सो प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया की है, तो इमरजेंसी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे ताकि हमें पता लगे कि कंडीशन एब्रिप्सो प्लेसेंटा की है। जो कंफर्म हो जाएगा तब हम उसका मैनेजमेंट कर देंगे, जैसा कि हमें बताया, एक्टिव मैनेजमेंट करके और बेबी को डिलीवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।